वेलकम बैक टू एसके वंडरकिस एंड आज हुआ है सीबीएसई क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। वैसे तो 2 दिन बाद, इनफैक्ट 1 दिन बाद, मतलब परसों ही सुबह में मेरा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है 10th स्टैंडर्ड का, लेकिन सिंस आज 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, हम लोग इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे एंड मे बी इन फ्यूचर विल आल्सो ट्राई द अदर क्वेश्चंस, द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू सी व्हाट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज। ऑल्दो आई वुड डेफिनेटली से कि काफ़ी दिनों से मैं मैथमेटिक्स से साइड पे हूँ एंड आई हैवंट रिटेन्ड वो फ्लुएंसी जो कि मेरी मैथमेटिक्स में थी, लेकिन विल ट्राई। क्योंकि फिजिक्स का जब एग्ज़ाम हुआ था तो हम लोगों ने बस एक क्वेश्चन ही करके छोड़ दिया था, डिस्पाइट कि फिजिक्स मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है। बट वी डोंट इग्नोर मैथमेटिक्स लाइक दैट। आई वुड से फिजिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, मैथमेटिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिक्स इन बेसिकली एवरी एरिया। डिस्पाइट कि फिजिक्स मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है, आई वुड एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट। तो मैथमेटिक्स वी हैव टू गिव इट अ सीरियस थॉट। यहाँ पे हम लोग सेट 2 क्वेश्चन पेपर लिए हैं। सेक्शन ए वी आर गोना सॉल्व दैट। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है, 3 कंपोनेंट्स है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। एंड हियर द स्ट्रेंज थिंग इज कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू नहीं बताई गई है इन कोएफिशिएंट्स की। सो कहा गया है कि जो x कोएफिशिएंट है दिस इज 2x², y कोएफिशिएंट 4x एंड z कोएफिशिएंट 1। वैसे एक और वेक्टर है, वेक्टर b। सो दिस इज 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x कैप। The values of x for which the angle between the vectors vector a and vector b is obtuse is, यहाँ पे 4 options given है। Let me also write the options here actually, क्योंकि जो हमारी calculations होती हैं ये काफ़ी टाइम्स काफ़ी complicated हो जाती है, lengthy हो जाती है। तो उस केस में हम लोग ऑप्शन को देख के, it is always the best choice कि ऑप्शन को देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ, क्योंकि यू डोंट वांट टू सिट इन द एग्जाम हॉल और स्टैंड अप एट द बोर्ड और सारे लेंदी कैलकुलेशंस करते जाओ। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के एंगल का हमें के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज करना है। एंड फॉर दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चलता है कि अगर मैं कॉस ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम लिखूं, आई कैन राइट इट एज वेक्टर a डॉट वेक्टर b ओवर मॉड ऑफ वेक्टर a टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर b। एंड फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर a एंड वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ले सकता हूँ। ये हो जाएगा 14x² प्लस माइनस 8x प्लस x ओवर में हो गया द स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे हो गया 4x टू द पावर 4 प्लस में हो गया 16x², फिर प्लस में हो गया 1। यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका मॉड्यूलस लेंगे, दिस इज 7 का स्क्वायर 41 प्लस 4 एंड फिर प्लस x²। ऑलराइट, एंड ये जो हमारा एंगल है ये ऑब्ट्यूज है। मतलब क्या, मतलब कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ दिस एंगल नेगेटिव होगा। ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए कोसाइन नेगेटिव होता है। सो व्हाट वी कैन बेसिकली से इज, एक चीज देखो, यहाँ पे रूट की बात की गई है, हम लोग बेसिकली मॉड्यूलस ले रहे हैं एंड दीज आर वेल रियल वेक्टर्स, तो ऑब्वियसली इनका जो मॉड्यूलस होगा ये भी रियल होगा एंड पॉजिटिव होगा। तो ये तो टर्म्स पॉजिटिव ही है। Always remember, it's not necessary to do the entire computation. आपको बस नोटिस करना है कि ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर पूरा पॉजिटिव है, मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ये पूरा टर्म नेगेटिव हो। मतलब आपको क्या पता चला कि 14x² माइनस 8x प्लस x ये पूरा नेगेटिव होगा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि आपको यू कैन सी 14x²
माइनस में हो गया 7x इज नेगेटिव, x से एक ये कैंसिल कर दो तो x 14, x शुड बी लेसर देन 7 एंड x शुड बी लेसर देन 2। तो x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो अब देखो x की वैल्यू 2 से कम होगी, यहाँ पे 0 और हाफ लिखा है, और इफ आई एम सेइंग माय बैड, आई एम बैड विथ कैलकुलेशंस इन प्रैक्टिस, x की वैल्यू 1/2 से कम होगी। तो 0 और 1/2 हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे x हैज़ टू बी 1/2, बट हियर वी हैव फाउंड कि x की वैल्यू 1/2 से कम होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1/2। दिस इंक्लूड्स, ये जो रेंज है इसमें 1/2 इंक्लूडेड है, तो ये 0 से 1/2 के बीच, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने ऑप्शंस को देख के इजीली एलिमिनेट करके वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन इज, if a line makes angles of 3 pi over 4, pi over 3 and theta with the positive directions of x, y and z axis, then theta is। तो यहाँ पे 3 एंगल्स की बात की गई है जो कि ये x, y and z रिस्पेक्टिवली से बनाती है। -π/3 only, theta, what is theta? That's the question. π/6, π/3 only, प्लस और माइनस π/3। तो आपको पता है कि ये जो, अगर ये एंगल x एक्सिस से बना रही, ये y एक्सिस से और ये z एक्सिस से, मैं क्या निकाल सकता हूँ, इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूँ इस लाइन के, एंड व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी cos ऑफ दिस थिंग, cos ऑफ दिस थिंग एंड cos ऑफ दिस थिंग। तो अगर मैं इन डायरेक्शन कोसाइंस को L, M और N कहता हूँ, मुझे पता है कि फॉर एनी लाइन L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं करता हूँ cos स्क्वेयर ऑफ 3 पाई ओवर 4 प्लस में cos स्क्वेयर ऑफ पाई ओवर 3 प्लस cos स्क्वेयर थीटा, तो ये 1 के इक्वल आनी चाहिए। हियर आई टेक द यूज ऑफ कैलकुलेटर, ऑल्दो एग्जाम में कैलकुलेटर डेफिनेटली नॉट अलाउड होता है, बट दैट्स वेल योर इशू नॉट माइन। सो cos of, this is in radians, let me turn it in radians, cos of 3 pi over 4, we got this, इसका स्क्वेयर करें so it is basically half, प्लस cos of कर देंगे pi over 3, इसका स्क्वेयर करें it is 1/2, प्लस में cos स्क्वेयर ऑफ थीटा इक्वल्स 1। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज हाफ प्लस 1/2, cos स्क्वेयर थीटा इज 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, 1/2 माइनस 1/4 इज अगेन 1/4, cos स्क्वेयर थीटा 1/4 है तो cos थीटा है 1/2, सो दिस विल बी वैलिड फॉर प्लस एंड माइनस π/3, प्लस एंड माइनस दोनों, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा बराबर होते हैं, सो इट इमीडिएटली कम्स इन माइंड 60 डिग्रीज का जो कोसाइन होता है वो हाफ होता है, लेकिन तब -60 का भी हाफ होगा, सो इट इज प्लस एंड माइनस π/3। इस केस में ऑप्शन डी सही होगा। फिर आई हैव टू पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ वंस अगेन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज अ स्कैरी इंटीग्रल। ये है इंटीग्रल ऑफ dx ओवर साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x। तो दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन ए हो गया tan ऑफ x प्लस cot x प्लस सी, ऑप्शन बी tan x प्लस cot x होल स्क्वेयर प्लस सी, डी tan x माइनस cot x होल स्क्वेयर प्लस सी, एंड जो सी है दिस इज tan x माइनस cot x प्लस सी। अब इस इंटीग्रल को देखो, सो दिस इवन आई जेन्युइनली थिंक दिस इज रादर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली इंटीग्रेटिंग दिस, अब यहाँ पे विल हैव टू वंडर कि यहाँ पे यू सब्सटीट्यूशन करोगे, ट्रिक सब्सटीट्यूट, व्हाट यू आर गोना डू। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एंड विल सी कि कौन सा टर्म विल 1/sin स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स आता है। एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो tan x है cot x है
वेल इन्हें प्लस एंड माइनस से कंबाइन करके स्क्वेयर किया गया या फिर नहीं किया गया. सो द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज कि हम लोग tan x और cot x को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं. अब मोस्ट पीपल विल नो कि इनका डेरिवेटिव क्या होता है. आई डोंट. सो यहाँ पे हम लोग विल डिफरेंशिएट इट इन प्रैक्टिस. दिस इज ओवर cos स्क्वेयर x. cos x यहाँ पे हो गया, दैट इज cos स्क्वेयर x, फिर प्लस में. सो दिस विल हैपन 1 ओवर cos स्क्वेयर x. वैसे ही cot x, सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ cos x ओवर sin x. ओवर में sin स्क्वेयर x हो गया, यहाँ पे sin x होगा, सो इट विल बी माइनस sin स्क्वेयर x माइनस cos स्क्वेयर x. सो दिस इज -1 बाई sin स्क्वेयर x. एंड वेल अगर एक चीज़ देखो, जो आपके पास ओरिजिनल इंटीग्रल है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है 1 ओवर sin स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x, मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकता हूँ, sin स्क्वेयर x को मैंने मान लिया y के इक्वल. सो आई एम राइटिंग दिस एज 1 ओवर y. तब cos स्क्वेयर x क्या हो गया, 1 माइनस y. इसे मैं पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज कर देता हूँ. सो a ओवर y प्लस में b ओवर 1 माइनस y. अब ये इक्वल हो गया टू a माइनस ए वाई प्लस बी वाई ओवर y 1 माइनस वाई. ये इससे कैंसिल हो गया, तो a मिल गया 1 के इक्वल एंड b विल ऑल्सो इक्वल a, सो b ऑल्सो इक्वल्स 1. a इक्वल्स b इक्वल्स 1. तो यहाँ पे 1 ओवर साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स के इक्वल. अब देखो here you can clearly see कि ये जो इंटीग्रेंट है ये बेसिकली क्या हो गया, इंटीग्रल dx ओवर में साइन स्क्वेयर x प्लस dx ओवर cos स्क्वेयर x. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 1 ओवर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स. यहाँ पे एक अच्छी सी कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं. tan x का जो डेरिवेटिव होगा 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स, cot x का माइनस 1 ओवर साइन स्क्वेयर एक्स. तो अगर मैं tan x माइनस cot x कर देता हूँ, दिस इज 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 ओवर साइन स्क्वेयर एक्स. तो tan x माइनस cot x का डेरिवेटिव इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस इंटीग्रेंट एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ नहीं सकते. सो दिस इज tan x माइनस cot x प्लस c. तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, हम लोगों ने आंसर्स ऑप्शंस डिफरेंशिएट करके अपना इंटीग्रेंड मैच कर लिया एंड दैट देयर इट इज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन है, लेट P be a skew-symmetric matrix of order 3 if determinant of P equals alpha then 2025 to the power alpha is. तो एक स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे सिंस इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एज आई रिकॉल इसका मतलब P का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस P. तो अगर मैं एक P मैट्रिक्स ऐसे लिखता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ऑल राइट. तो ये एक मैट्रिक्स हो गई. अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, सो दिस विल बी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. एंड आई से कि दिस शुड एग्जैक्टली इक्वल नेगेटिव ऑफ दिस. मतलब ये हो गया माइनस A11 माइनस A12 माइनस A13, यहाँ पे माइनस A22, यहाँ पे माइनस A21 माइनस A32 माइनस A33 माइनस A31 माइनस A23. ऑलराइट. तो पहली चीज़, ट्रांसपोज करने पे डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं, वी ऑल नो दैट. तो दिस शुड क्लियरली बी कि ये जो हमारा टर्म होंगे ये तीनों ज़ीरो होंगे. सो आई थिंक दिस इज अ फैक्ट फॉर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. यहीं से पता चल जाता है. दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. फिर हो गया हमारा, दिस इज A21
माइनस A12 के इक्वल होना चाहिए। सो इन दैट केस इफ वी आर गेटिंग कि A21 माइनस A12 के इक्वल है, अब मैं यहाँ से P रिकंस्ट्रक्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। सो आई एम स्टिल गोइंग टू राइट दिस एज A12, इसे मैं A12 ही लिखता हूँ और इसे मैं A13 ही लिखता हूँ, और यहाँ पे एक 0 हो गया, यहाँ पे एक 0 हो गया। अब यहाँ पे जो A21 होगा इसे मैं माइनस A12 लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पे A23 होगा, सो इसे मैं A23 ही लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो A31 होगा इसे मैं माइनस A13 लिख देता हूँ, और यहाँ पे A32 को मैं माइनस A23 लिख देता हूँ। सो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टेक इज डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो से लेते हैं determinant of P, so this is going to be 0 times this thing which is well 0, A12 times में this times this minus this times this, in fact एक minus भी attached होगा, minus A12 times, अब this times this 0 हो गया, so minus में this times this, तो ये positive हो जाएगा A13 A23, फिर plus में this A13 टाइम्स में दिस टाइम्स दिस माइनस दिस टाइम्स दिस, ये वाला कैंसिल हो गया बिकॉज इट्स 0, ये माइनस कैंसिल हो गया A12 A23। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं A13 A12 A23 A13 A12 A23, यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल हो गए, 0 मिल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0, जिसको अल्फा बोला गया था, मतलब अल्फा इज 0, मतलब 2025 टू द पावर अल्फा क्या होगा, वेल 2025 टू द पावर 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा, वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो दैट देयर इज आवर करेक्ट आंसर एग्जैक्टली, या सो 2025 टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद आई हैव टू रब ऑल ऑफ इट इन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 43 पाई ओवर 5, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है, साइन इनवर्स cos 43 पाई ओवर 5। तो ऑप्शन ए इज -7 पाई ओवर 5, ऑप्शन बी -पाई ओवर 10, ऑप्शन डी 3 पाई ओवर 5 एंड ऑप्शन सी पाई ओवर 10। तो साइन इनवर्स कॉस ऑफ दिस टर्म, तो पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि कॉस ऑफ 43 पाई ओवर 5 को एज सम साइन इनवर्स लिख सकते हैं, एज सम साइन लिख देते हैं, ताकि हम लोग इस साइन इनवर्स को इस साइन से कैंसिल कर सकें। सो कॉस ऑफ 43 पाई ओवर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एज साइन ऑफ पाई ओवर 2 माइनस में 43 पाई ओवर 5, so this will now equal sine of, यहाँ पे over 10 हो गया 5 पाई माइनस में 2 times this 86 पाई minus 86 पाई over 10, so this is equal to sine of, अब इसे मैं माइनस साइन लिख देता हूँ, ऑफ 86 माइनस 5 81 पाई ओवर 10। इसे मैं माइनस साइन ऑफ दिस लिख सकता हूँ। एंड नाउ यू माइट कंसिडर कि साइन को हम लोग फिर से अंदर ले लें, फिर इस साइन इनवर्स से इसे कैंसिल कर दें, एंड सो 81 पाई ओवर 10 शुड बी आंसर, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। वेल द रीजन इज दिस इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स के प्रॉपर रेंज में लाई करनी चाहिए, विच इज बिटवीन -π/2 एंड +π/2, एंड दिस इज वेल 81 पाई ओवर 10 विच एब्सोल्युटली डजंट मेक एनी सेंस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन ऑफ 81 पाई ओवर 10 है, सो इसे मैं लिख देता हूँ एज माइनस साइन ऑफ, रिमेंबर द साइन ऑफ एनी एंगल थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। सो व्हाट आई एम बेसिकली गोइंग टू डू इज, ये माइनस साइन ऑफ 81 पाई ओवर 10 है, सो आई एम गोइंग टू बी राइटिंग दिस एज माइनस साइन ऑफ 80 पाई ओवर पाई माइनस 81 पाई ओवर 10, and this is going to be equal to minus sine of, यहाँ पे 10 पाई माइनस 71 पाई ओवर 10 हो गया, 10 पाई माइनस 81 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -71 पाई ओवर 10। ऑल राइट,
फिर माइनस से माइनस कैंसिल, सो दिस इज बेसिकली साइन ऑफ 71 पाई ओवर 10। लेकिन ये फिर भी आउट ऑफ रेंज है, सो ऐसा करते जाएंगे एंड आई सस्पेक्ट यू आर गोइंग टू डू दिस अंटिल यू रीच, आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे साइन ऑफ 11 पाई बाई 10, दैट इज इंट्यूटिवली रीजनेबल। तो आपको साइन ऑफ 11 पाई बाई 10 मिल जाएगा। देयर इज वन प्रॉब्लम दो, वी डोंट नो व्हाट साइन इट विल ब्रिंग टू अस, तो हमें एक्चुअल में विल हैव टू एक्चुअली गो थ्रू द प्रोसेस। साइन ऑफ 71 पाई ओवर 10 है, सो इसे अब मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई माइनस 71 पाई ओवर 10, सो दिस शुड इक्वल माइनस साइन ऑफ 61 पाई ओवर 10, सो दिस शुड इक्वल साइन ऑफ नेगेटिव साइन अल्टरनेटिंग है, साइन ऑफ 51 पाई ओवर 10 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 41 पाई ओवर 10 इक्वल्स साइन ऑफ 31 पाई ओवर 10 equals minus sine of 21 pi over 10, and this should equal sine of 11 pi over 10. अब यहाँ से करेंगे फाइनली वन मोर टाइम साइन ऑफ पाई माइनस 11 पाई ओवर 10 इक्वल्स, तो ये हो गया 10 पाई माइनस 11 पाई, सो दैट इज माइनस पाई, सो दिस इज माइनस साइन ऑफ पाई ओवर 10। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस माइनस को फिर से अंदर ही ले लेता हूँ, सो दिस इज साइन ऑफ माइनस पाई ओवर 10, देन साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 43 पाई ओवर 5 किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई ओवर 10, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये हो गया माइनस पाई ओवर 10 जो कि बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2 लाई करता है, तो माइनस पाई ओवर 10, वेल ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन 6 है, if A denotes the set of continuous functions and B denotes set of differentiable functions, then which of the following depicts the correct relation between set A and set B? एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे वेन डायग्राम्स बनाए गए हैं, ये A है, ये B है, दिस इज B A, वैसे C जो कि ऑब्वियसली हम लोग तुरंत कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज डी, एंड ये भी हम लोग तुरंत कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि हर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, लेकिन एवरी फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, the set of differentiable functions is a subset of the set of continuous functions। तो डिफरेंशिएबल कौन से हैं, सेट B है, एंड कंटिन्यूअस कौन से A है, मतलब द सेट B इज अ सबसेट ऑफ सेट A। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन B होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन है। वैसे 7th क्वेश्चन भी थोड़ा कंसेप्चुअली है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर represented by the curves y equals x square with x between 0 and 2 and y axis is given by। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, this is y axis, x axis, this goes up to 4, ये x equals 2 पे है, एंड इस रीजन को शेड किया गया है। तो what is it equal to? ऑप्शन A इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x square dx, ऑप्शन B इंटीग्रल 0 to 2 रूट y dy, ऑप्शन C इंटीग्रल 0 to 4 x square dx, ऑप्शन D इंटीग्रल 0 to 4 रूट y dy। तो पहली चीज़ देखो कि अगर इस रीजन को शेड किया होता, इस रीजन को, यहाँ इस रीजन को, राइट, तब हमें पता होता कि हम लोग छोटी छोटी इसके स्ट्रिप्स काटते हैं ऑफ दिस dx, एक इन्फिनिटेसिमल लेंथ की dx की स्ट्रिप्स काटते हैं, एंड फिर यहाँ पे जो भी y की वैल्यूज हैं इन्हें dx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ दिस इन्फिनिटेसिमल रेक्टेंगल मिल जाता है, एंड उन सबको ऐड करने पे इन्फाइनाइटली, जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं, हमें ये एरिया मिल जाएगा।
तो उस केस में तो हमारा जो इन्फिनिटेसिमल होगा ये dx होगा अगर ये होता। लेकिन इस केस में ये स्ट्रिप्स किसकी होंगी, ये स्ट्रिप्स ऑब्वियसली y की होंगी, क्योंकि इन दिस केस आप बेसिकली क्या करोगे, रेक्टेंगल्स ऐसे बनाओगे। जब आप ऐसे रेक्टेंगल्स बना रहे हो तो यहाँ पे इन्फिनिटेसिमल dy मिल रहा है, मतलब इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ऐसे a और c ऑलरेडी कैंसिल हो गए, सिर्फ b और d के बीच में होना चाहिए। तब x को भी आपको y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। x स्क्वायर इक्वल्स y है, मतलब x इक्वल्स रूट y, दोनों में इंटीग्रेंड सेम है, लेकिन जो लिमिट है अब लिमिट y पे लग रही है, सो इट इज नॉट इंटीग्रेटेड फ्रॉम x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स 2, इट इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम y इक्वल्स 0 टू y इक्वल्स 4 एंड दैट इज ऑप्शन डी, इंटीग्रल 0 टू 4 रूट y dy। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आई विल पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फॉर लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दिस 8th क्वेश्चन है कि 4 फ्रेंड्स अभय, बीना, छाया एंड देवश वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई 4ab plus 3 times ab plus ba minus 4ab where a and b are both matrices of order 2 by 2 and it is known that a doesn't equal b doesn't equal I and a inverse doesn't equal b. Their answers are given as अभय का है 6ab, फिर बीना 7ab minus ba, छाया 8ab, देवश 7ba minus ab who answered it correctly. So this is a very basic question, मतलब this is like trivial. 4ab plus 3ab plus ba minus 4ab. पहले हम लोग क्या करते हैं, this is like 4ab plus 3ab plus 3ba minus 4ba, 7ab माइनस ba। इसके आप फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि गिवन है कि a एंड b ना ही बराबर हैं और ना ही ये आइडेंटिटी, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी के इक्वल है, एंड ये भी गिवन है कि ना ही a या b का या फिर b a का इनवर्स है। तो इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो बीना जिसने सिंप्लीफाई किया है एज दिस will be the correct answer. That's option B, Bina. Option question 9 है कि if P and Q are respectively the order and degree of the differential equation d over dx of dy over dx cube equals 0, then P minus Q is 0, 1, 2, 3. तो यहाँ पे P एंड Q रिस्पेक्टिवली हैं दी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर एंड डिग्री देख लो, ऑर्डर शुड बी 3, डिग्री शुड बी 1 क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। सो इन दैट केस इनफैक्ट एक्चुअली डिग्री शुड बी 2 क्योंकि वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर इज क्लियरली 3, डिग्री शुड बी 2 क्योंकि यहाँ पे एक बार x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया गया, फिर से x के टर्म्स में। सो दिस इज एक्चुअली 3 माइनस 2 दैट्स 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा 1, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन 10 है द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 is increasing in the interval. Option A between 0 to 2. Well, this is open interval. Option B between minus infinity and 2. तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे ओपन है, 2 पे क्लोज्ड है। ऑप्शन सी क्लोज इंटरवल ऑफ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी क्लोज्ड एट 2 ओपन एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो दैट्स 2x माइनस 4 एंड फिर इसे कहते हैं दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा तभी ये फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन 2 होगा उसी केस में दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। तब जो ऑप्शन डी है बिटवीन 2 एंड इन्फिनिटी, दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। वैसे जो 11th प्रॉब्लम है, इन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ p इज x 0, 1, 2, 3 given है and the probability that you are going to get that value of x। 0 पे p, 1 पे p, 2 पे 0.3 एंड 3 पे p। हमें पता है कि इस पूरे डाटा में जो सिंस हमें कोई तो
कोई तो वैल्यू ऑफ x मिलनी है, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज इक्वल 1। तो मैं इन चारों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देता हूँ, p प्लस 0.3 प्लस 2p शुड इक्वल 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, p प्लस p वेल दैट इज 2p प्लस में 4p प्लस 0.3 इक्वल्स 1, मतलब ये हो गया 4p इक्वल्स 0.7, सो p इक्वल्स 7/40। आंसर जो ऑप्शन ए होगा हमारा 7/40, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12th प्रॉब्लम, इफ PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर is equal to 4i cap plus 8j cap minus 8k cap, then the area of triangle PQR is। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है क्या करना है कि ट्राइंगल PQR का एरिया क्या हम लिख सकते हैं एज हाफ द मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर। वी कैन राइट इट सच। तो इसका हम लोग मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, दिस शुड बी हाफ ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ, मतलब दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ P4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 64 प्लस 64। I'll use the calculator here। 16 plus 64 plus 64 comes out 144, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये 12 हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 स्क्वायर यूनिट्स। सो जो ऑप्शन सी होगा 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 13th प्रॉब्लम है, if E and F are two events such that P of E is greater than 0 and P of F is not equal to 1, then probability that E will happen if F will happen, conditional probability की बात की गई है, is। तो ऑप्शन ए, तो ये प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, ऑप्शन ए है probability that E will not happen, actually that E will not happen and F will not happen, probability F will not happen। फिर ऑप्शन बी में है 1 माइनस probability that conditional probability that if F will happen E will not happen। ऑप्शन सी है 1 माइनस probability that if E will happen F will happen E will happen, and option D 1 minus probability of the union of E and F over probability that F will not happen। So what is the probability that if F will not happen then E will also not happen? I think this basically goes here as कि this should be the 1 minus probability कि F will happen then E will not happen। तो यहाँ पे अगर हम लोग since conditional probabilities की बात करें, when we are talking कि F नहीं हो रहा है, तो उस केस में we are asking कि what is probability कि E भी नहीं होगा, so this should clearly be the probability 1 minus probability कि अगर F होगा तो उस केस में E नहीं होगा। So here option B should be our correct answer। So वैसे ही 14th एक प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो एकदम बेसिक सा है, अगर सिमेट्रिक है एक मैट्रिक्स P इज सिमेट्रिक, मतलब P ट्रांसपोज शुड इक्वल P। अगर एक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P, मतलब आप कह रहे हो कि P माइनस की P के बराबर है। फॉर विच मैट्रिसेस इट इज ट्रू, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो पहले डायगोनल एंड रो को तो हटा दो, क्योंकि वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोज, तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी वेल हमें नेगेटिव करना है, इट डजंट जस्ट वर्क आउट। यूनिट मैट्रिक्स को भी हटा दो क्योंकि इसके वो सारे एलिमेंट्स 1 हैं, एंड सो यू आर गोइंग टू व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस नेगेटिव है तो ये -1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो जो ऑप्शन सी है नल मैट्रिक्स, दिस ओनली सीम्स द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट का हर एलिमेंट जो है वो 0 ही है, तो उसका नेगेटिव करोगे सो इट रिमेन्स द सेम। सो इन दैट केस ऑप्शन सी जो होगा नल मैट्रिक्स, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके आगे आई हैव टू पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड
ऑलराइट, अब 15th क्वेश्चन अगर देखें, सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 minus 3 7 is। तो यहाँ पे कुछ हमारे ऑप्शंस गिवन हैं और जैसे इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z को पैरामीटराइज किया गया इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल t। पहले हम लोग इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, इसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ही लिख लेते हैं। सो इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, नहीं इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट का मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर बना देता हूँ प्लस 7k कैप, एंड सिंस ये इसके पैरेलल है इस वेक्टर के, सो व्हाट वी कैन डू इज वेल एक कर्व, एक लाइन, सॉरी एक पैरामीटर t के लिए दिस शुड बी 3ti कैप प्लस tj कैप प्लस 2tk कैप। तो जो इस लाइन की इक्वेशन में जो x कंपोनेंट है ये हो जाएगा 3t प्लस 4, y कंपोनेंट है हो जाएगा t माइनस 3, z कंपोनेंट 2t प्लस 7। तो इस केस में जो ऑप्शन b दिख रहा है 3t प्लस 4 t प्लस 3, ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन c होगा। t माइनस 3 हमें गिवन है, वी हैव फाउंड इट टू बी t माइनस 3 एंड देन z इक्वल्स 2t प्लस 7। जो ऑप्शन c होगा दैट मैचेस आवर x, y एंड z के कोऑर्डिनेट्स पैरामीटराइजेशन, सो दैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर यू हैव 16, if a and b are square matrices of order m such that a square minus b square equals a minus b times a plus b, then which of the following is always correct? a square minus b square equals a minus b, a plus b। तो यहाँ पे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a टाइम्स a स्क्वेयर, a टाइम्स b सो प्लस ए बी, फिर b टाइम्स a माइनस बी ए, फिर b टाइम्स b माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपको पता चल रहा है कि ए बी इक्वल्स बी ए। सो जो ऑप्शन बी है हमारा ए बी इक्वल्स बी ए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए है ए इक्वल्स बी, दैट इजंट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं बी है सो इवन इन दैट केस यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए भी बी ए के इक्वल होगा। सी ए इक्वल 0 और बी इक्वल 0, इवन इफ दे आर नॉट इक्वल दिस इक्वेशन स्टिल सेटिस्फाइड, एंड इवन इफ ए एंड बी आर बोथ आइडेंटिटी एज इन ऑप्शन डी, even if they are not, this is still satisfied। तो option B that AB equals B is always true in this case, not always true in general of course। So the 17 is the line x equals 1 plus 5 mu, y equals minus 5 plus mu, z equals minus 6 minus 3 mu passes through which of the following points। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली म्यू को 0 रख दें तो x इक्वल्स 1, y इक्वल्स माइनस 5 एंड z इक्वल्स माइनस 6 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, 1 माइनस 5 माइनस 6। सिंस पूछा गया है लाइन किन पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर मैं म्यू को 0 रख देता हूँ सो दैट विल ऑल्सो गिव मी 1 पॉइंट जिससे लाइन पास करती है। म्यू को 1 रखता हूँ या फिर ऐसी कोई भी रियल नंबर रखता हूँ, सो दिस गिव्स मी द पॉइंट्स जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है। जैसे मैंने म्यू को 0 रखा तुरंत हमें पता चल गया इट इज इन द ऑप्शन 1 माइनस 5 माइनस 6, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन 18 इज a factory produces two products x and y. The profit earned by selling x and y is represented by the objective function capital Z equals 5 small x plus 7 small y, where small x and small y are the number of units of capital X and capital Y respectively sold. Which of the following statements is correct? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, the objective function maximizes the difference of the profit earned from products x and y. The objective function measures the total production products of products x and y. The objective function maximizes the combined profit earned from selling x and y. The objective function ensures the company produces more of product x than product y. I think this is the basic question कि ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात की गई है, so that is 5x plus 7y। अब देखो 5x plus 7y, यहाँ पे x is the profit earned by selling x, y is the profit earned by selling y।
अगर आप इसको एक्सट्रीमाइज करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर वेज कि कैसे इनका कंबाइंड प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि एक्स एंड वाई आप इतने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एंड इतने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आप उन्हें सेल कर रहे हैं, सो इन व्हाट अमाउंट शुड यू बी गेटिंग फ्रॉम ईच ऑफ दिस, ताकि आपका टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट ज़्यादा हो। सो दैट इज़ ऑप्शन सी। फिर हम लोग आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे जो कि असर्शन रीजन के होंगे। जो क्वेश्चन 19 है, एंड दिस इज A इक्वल्स डायगोनल मैट्रिक्स 3 5 2 is a scalar matrix of order 3 by 3 and reason है if a diagonal matrix has all non-zero elements equal it is known as a scalar matrix। तो आपको reason में तो clearly पता चल रहा है कि it is true कि diagonal matrix, अगर एक आपके पास diagonal matrix है और उसमें सारे जो non-zero elements हैं जो principal diagonal के along होते हैं वो equal हैं, तो आपके पास ये जो matrix होती है इसे scalar matrix कहते हैं। सो रीज़न इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट ए हमारे एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स इन ऑल्दो इन असर्शन इसे कहा गया है। सो 19th का करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा कि असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। वैसे 20 को देख लेते हैं। असर्शन एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ अ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ से तो क्लियरली देख के पता चल रहा है कि असर्शन फॉल्स होगा। ये जो हम फिजिबल रीजन बनाते हैं ऑल दोज पॉइंट्स, उसके अंदर सारे पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। फिजिबल रीजन बेसिकली वो रीजन होता है जिसके अंदर जो सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसकी बाउंड्रीज पे सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं जो कि प्रॉब्लम में गिवन है। सो दे आर नॉट ऑल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट इज जस्ट कि उनको कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें, सो दे आर टेक्निकली सॉल्यूशंस बट नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो असर्शन ऐसे ही फॉल्स हो गया। रीजन आर में गिवन है द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर अ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली एट 1 or more कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। यू नो दिस इज नेसेसरीली ट्रू। जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन होते हैं कंस्ट्रेंट्स में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, सो कंस्ट्रेंट्स के बेसिकली कंस्ट्रेंट्स के एंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट इज़ अ नेसेसरी कि कंस्ट्रेंट्स के एंड पॉइंट्स पे आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई करेगा। यू नो कि इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि फिजिबल रीजन के अंदर भी वो लाई कर सके। सो आपको रीज़न भी फॉल्स दिख रहा है। सो A is false and R is also false। तो ऐसे हम लोगों ने अपने सारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए एंड मे बी इन द फ्यूचर वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर लेवल बात करूँ इस पेपर का, सो इट वाज रादर इजी आई वुड से। ऑब्वियसली कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं जैसे ये वाला इंटीग्रल। So the integral of dx over sine square x cos square x, I genuinely don't know how you're going to solve this, but that may be due to क्योंकि मैं maths से थोड़ा out of practice हूँ। If I put my mind to it, I can eventually figure it out। लेकिन on board अगर real time में मुझे दे दिया जाए कि 1 या 2 minutes में figure out करो, I cannot। But what we can always do is, and what CBSE is allowed to do is, जो कि इसे objective में रखा गया है, you can differentiate the options। सो ऑल्दो ये एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन पेपर तो ये काफ़ी आसान था क्योंकि हम लोगों ने सीधे ऑप्शन डिफरेंशिएट करे एंड हमने इंटीग्रेंड मैच किया एंड उससे हमें मिल गया कि कौन सा ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये इंटीग्रेंड मैच होता है। सो दैट वे इफ़ यू आर रियली सेइंग कि क्वेश्चन पेपर ईजी था, बहुत ईजी नहीं बोलूँगा, बट इट वॉज बिटवीन ईजी एंड मॉडरेट फॉर दैट मैटर। That was all for today's video of mine and thanks to all viewers.